हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नेक्स्ट पार्ट को करने जा रहे हैं। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज 4th पार्ट करेंगे। हम इसमें स्थलों को पढ़ रहे थे जिसमें हमने हड़प्पा को पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो को पढ़ लिया है। तो आज के स्थलों में पहला स्थल पढ़ेंगे हम चनुदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो चनुदड़ो है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो दड़ो दड़ो है और जो दीजी दीजी है, जैसे कि चनुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, ये सारे दड़ो दड़ो और दीजी दीजी वाले कहाँ मिलेंगे? सिंधु नदी के किनारे मिलेंगे। तो यहाँ पर किस नदी के किनारे है ये? तो चनुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की। तो 1931 में 1931 ईस्वी में इसकी खोज की थी NG मजूमदार नाम के एक व्यक्ति थे, यानी कि नानी गोपाल मजूमदार। नानी गोपाल मजूमदार जी ने इसकी खोज की थी 1931 में। ये कहाँ पर है? तो सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये जगह पाई जाती है चनुदड़ो नाम की, सिंधु नदी के किनारे है। अब 31 में इसको खोज तो लिया था, लेकिन 4 साल लग गए थे इसका उत्खनन करने में। एक तो खोजा किसने? मजूमदार साहब ने। और खोदा किसने? तो यानी कि उत्खनन किसने किया? तो अर्नेस्ट मैके साहब ने इसका उत्खनन करवाया था। अब ये वाली जगह है चनुदड़ो, ये एक औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर है यानी कि यहाँ पर उद्योग वगैरह था, यानी कि कारखाने वगैरह मिलेंगे। तो कारखाने किस किस चीज़ के मिले हमें? मन के बनाने का कारखाना मिल गया, लिपस्टिक के साक्ष्य मिल गए तो लिपस्टिक वगैरह का कारखाना होगा यहाँ पर। हाथी के खिलौने के साक्ष्य मिले तो खिलौने बनाने का कारखाना होगा। स्याही के जो दवात होती है उसके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। उसके अलावा गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। पित्तल की ईका गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं हमें यहाँ पर। और बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य, यानी कि पैरों के साक्ष्य भी मिले हैं। और ये जो बिल्ली के पीछे भाग रहा है ना कुत्ता, उसके पद चिन्ह मिले हैं। इसके साक्ष्य हमें ईंट पर मिलते हैं, ईंटों पर मिलते हैं साक्ष्य। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। अब ये जो सारे कारखाने मिले हैं, इसकी हम ट्रिक से याद करें तो बेसिकली हम ट्रिक बना सकते हैं कि चनुदड़ो में जो है चांद, सितारे, मनके, झुमके, गुड़िया सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। तो चांद से, चांद छिपा हुआ है। चांद कहाँ छिपा है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में, यानी कि चांद सिंध प्रांत पाकिस्तान में छुपा हुआ है चनुदड़ो। सितारे यानी कि यहाँ पर सितारे, लिपस्टिक बनाने का कारखाना। मनके हैं तो मनके बनाने का कारखाना। झुमके में जय है, इससे एक संस्कृति आएगी, झुकर जागर संस्कृति। तो ये झुकर जागर संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। उसके अलावा गुड़िया, यानी कि गुड़िया बनाने का कारखाना भी यहाँ पर था। तो ये एक बेसिक सी ट्रिक है जो हम याद कर के रख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती थी। अब चनुदड़ो के बारे में और बात करें तो चनुदड़ो में कोई भी हमें दुर्ग जो है उसके कोई भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी दुर्ग नहीं मिला किसी भी टाइप का, यानी कि नगर टीला ही मिला। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता में बेसिकली 2 पार्ट हुए करते थे। एक पश्चिमी टीला होता था और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले से व्यापार होता था बेसिकली, इसीलिए वो पश्चिमी टीला हमेशा दुर्ग टीला रखा जाता था ताकि वो ऊंचा रखा जा सके। लेकिन चनुदड़ो में हमें दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। अब चनुदड़ो से हमें मिली है झूकर जागर संस्कृति, इसके अवशेष मिले हैं। तो झूकर जागर संस्कृति के बारे में बात करें हम तो कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ से हमें नगर के भी साक्ष्य मिलें और ग्राम के या गाँव के भी साक्ष्य मिले, इसके मिक्स अवशेष मिलते हैं ना, तो उसे हम झूकर जागर संस्कृति कहते हैं। तो ये ध्यान हमें रखना है। उसके अलावा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है चनुदड़ो जहाँ पर हमें वक्राकार ईंटें मिलती हैं। वक्र के आकार की ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो चनुदड़ो से मिली हैं, ये ध्यान रखना है हमने। और चनुदड़ो की मोहरों पर घड़ियाल और मछली के चित्र के साक्ष्य भी मिले हैं। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं मिला, झूकर जाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ये झूकर जाकर संस्कृति जो अवशेष मिले हैं ये प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष हैं।
प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो चनुदड़ो में इतना ही था, कोई बेसिक सा है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक पॉइंट हमने पीछे पढ़ा है कि एक औद्योगिक नगर था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है हमें। अगर ये याद रखें कि ये औद्योगिक नगर था, इसे सिंधु सभ्यता का भी औद्योगिक नगर कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो औद्योगिक नगर था, ये ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें ध्यान आ जाएगी कि औद्योगिक नगर है तो उद्योग यानी कि कारखाने वगैरह होंगे, तो मन के लिपस्टिक खिलौनों के कारखाने यहाँ पर मिल जाएंगे, गुड़िया बनाने वाली कारखाना है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ों से हम इसको अटैच कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्थान आता है लोथल। लोथल गुजरात में है, ये ध्यान रखना है हमें। तो लोथल गुजरात में है, गुजरात में पर्टिकुलरली कहाँ पर, जहाँ का कपड़ा मशहूर है अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद गुजरात में है लोथल। एक लोसल नाम की जगह भी आती है जो कि सीकर राजस्थान में है। अब लोथल की बात कर रहे हैं हम, तो लोथल की खोज की थी 1954 में रंगनाथ राव जी ने। इन्हें श्री रंगनाथ राव भी कहा जाता है, वो श्री लगने की वजह से इन्हें SR राव भी कहा जाता है, श्री रंगनाथ राव, ये ध्यान रखिएगा। SR राव भी कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं रंगनाथ राव भी मिलता है, तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि रंगनाथ का SR कैसे बना है। तो SR में S का मतलब है श्री और R रंगनाथ। और ये है कहाँ पर, अभी मैंने बताया तो अहमदाबाद गुजरात में है। ये कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। तो अब हम बेसिक सी ट्रिक से याद करें इसमें, तो लोथल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो थल है, थल है तो जल है, जल में हम लगाएंगे भोग, और भोग किसका लगा देंगे, चावल और बाजरे का, चावल और बाजरे का हम भोग लगाएंगे। अब थल है तो जल है, जल है तो बंदरगाह होगा। तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह यहाँ पर पाया गया था। और जल है तो भोग लगेगा, भोग लगेगा तो यानी कि ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और भोग लग रहा है चावल और बाजरे का, तो चावल और बाजरे के साक्ष्य है, प्राचीनतम साक्ष्य चावल और बाजरे के हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बेसिक सी ट्रिक बताई है आपको कि लोथल है, लोथल में थल है तो जल है, जल है तो भोग लगेगा, भोग लगाएंगे हम चावल और बाजरे का। और थल है तो जल है तो बंदरगाह होगा। और जल में भोग किसका लगा रहे हैं, तो भोगवा नदी के अंदर भोग लगा रहे हैं चावल और बाजरे का। अब ध्यान रखिए इसका उत्खनन कब हुआ, तो 3 साल लग गए उत्खनन होने में। इन्होंने ही, श्री रंगनाथ राव जी ने ही 1957 में इसको खोदा था। तो खोजा और खोदा दोनों ही रंगनाथ राव जी ने था, लेकिन खोज लिया 1954 में, लेकिन खोदने में टाइम लग गया 3 साल का। 1957 में आकर इन्होंने इसको खोदा। अब चावल और बाजरे के यहाँ पर हमें प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, ये मैंने आपको यहाँ ट्रिक से बता दिया है। और ये चावल और बाजरे को पीसने के लिए यहाँ पर हमें चक्की रखनी पड़ेगी, तो चक्की के पार्ट भी यहाँ पर मिले हैं। चक्की के कितने पार्ट मिले हैं, तो चक्की के 2 पार्ट के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। अब ध्यान रखना है कि लोथल जो है वो भी एक औद्योगिक नगर था। हमने चनुदड़ो पढ़ा, वो भी एक औद्योगिक नगर था, वो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहलाता है चनुदड़ो। लोथल भी एक औद्योगिक नगर था। और लोथल में हमने पढ़ा कि भोगवा नदी के किनारे यहाँ पर बंदरगाह है, तो औद्योगिक नगर है, ऊपर से बंदरगाह भी है जिसे डॉकयार्ड भी कहते हैं हम। तो व्यापार भी होता होगा, और व्यापार कर रहे हैं, चीज़ों को बेच रहे हैं, तो उन्हें बेचने के लिए इन्होंने बाट माप तोल पैमाना यूज़ करते थे, या फिर हाथी दांत के थ्रू भी वेट करते थे। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि बेचेंगे तो भाई जितने मर्जी का ले जा, ऐसे थोड़ी होगा। कोई इक्वल क्वांटिटी, जैसे आज हम 1 किलो चीनी लेने जाते हैं तो वो तोल कर देते हैं, इसी तरह इन्होंने उन चीज़ों को बेचने के लिए बाट माप तोल पैमाना यूज़ करते थे, या फिर हाथी का दांत जो होता था उसके अकॉर्डिंग बेचते थे कि हाँ हाथी का दांत का जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग उसको इक्वल करके और बेच देते थे। और उसके अलावा यहाँ पर बेच रहे हैं, औद्योगिक नगर है तो यहाँ भी मनके बनाने का कारखाना मिला है यहाँ पर हमें। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में एकमात्र जो बंदरगाह है, जिसे हम गोदीवाड़ा भी कहते हैं, जिसे हम डॉकयार्ड भी कहते हैं, वो लोथल ही था। सिंधु घाटी सभ्यता में
वैसे तो बंदरगाह बहुत मिले हैं, लेकिन भारत में हमें एक ही बंदरगाह मिला है, और वो कहाँ पर है? लोथल में। बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी कहते थे, डॉकयार्ड भी कहते थे, और ये लोथल ही था। अगर हम इसकी बात कर लें, ये जो बंदरगाह था यानी कि ये जो डॉकयार्ड यहाँ पर हमें मिला है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात करें तो ये लंबाई थी इसकी लगभग 214 मीटर की। इसकी चौड़ाई की बात करें हम तो चौड़ाई थी लगभग 36 मीटर चौड़ा था ये, और गहराई की बात करें तो गहरा कितना था? 3.3 मीटर की गहराई तक, यानी कि उसमें कोई बंदा इजीली खड़ा हो सकता था। अब ये जो बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह, इससे मैंने बताया कि पश्चिमी देशों की ओर व्यापार होता था। अभी अभी मैंने बताया कि पश्चिमी टीले से व्यापार होता था, और पश्चिमी टीले से व्यापार भी कहाँ हो रहा है? पश्चिमी देशों की ओर। पश्चिमी देशों की ओर ये व्यापार कर रहे हैं बेसिकली। और इस व्यापार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं। कैसे पता लगता है कि ये लोग व्यापार करते थे? तो एक तो बंदरगाह है तो जहाज़ वगैरह, कुछ नाव वगैरह रखी होगी ना उसमें, और दूसरा यहाँ पर कुछ फ़ारस की और मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली हैं। फ़ारस की मोहरें मिली हैं यहाँ पर, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर व्यापार होता होगा पश्चिमी देशों से, यानी कि पश्चिम के साइड में, भारत के पश्चिम में जो देश हैं वहाँ से व्यापार होता होगा। अब ये जो लोथल बंदरगाह था ना, इसमें 4 नाव के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। उस बंदरगाह में पर्टिकुलरली 4 नाव के साक्ष्य मिलते हैं। और लोथल का जो गोदीवाड़ा था वो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल माना जाता है वो लोथल का गोदीवाड़ा या लोथल का बंदरगाह माना जाता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई मैंने आपको बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए, ये लोथल का जो गोदीवाड़ा या बंदरगाह, इधर ये वाला एरिया बना हुआ है पूरा, जिसमें अगर हम काउंट करें तो टोटल 1, यहाँ पर ये दूसरी नाव, ये तीसरी नाव और ये 4, इस बंदरगाह में टोटल 4 नाव के साक्ष्य हमें मिलते हैं, जिसकी मैंने आपको अभी अभी लंबाई बताई कि लंबाई जो है इसकी 214 मीटर है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 36 मीटर इसकी चौड़ाई मिलती है। और गहरा कितना था ये? तो गहरा 3.3 मीटर की गहराई पर 1 मीटर में अप्रोक्सीमेट 3.33 फुट जो है माने जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग लगभग 3.3 मीटर, लगभग 11 फुट के आसपास इसकी गहराई थी। और 1 मीटर का मैंने आपको बता दिया कि 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आती है। अब ये जो लोथल में बंदरगाह था तो समुद्र माना जाता था, यहीं से व्यापार हो रहा है गुजरात के कॉर्नर एरिया से, तो इसमें समुद्र की देवी किसे माना जाता था? तो वो माना जाता था यहाँ पर सिकोत्री माता को समुद्र की देवी माना जाता था, लोथल की समुद्र की देवी। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या मिला है? तो खोपड़ी के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो खोपड़ी, मानव की खोपड़ी होती है, सिर होता है, उसकी शल्य चिकित्सा के, यानी कि उसकी जो चिकित्सा की जा रही है, उसका जो कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जा रहा है, उसके भी यहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा युगल शवादान के साक्ष्य मिलते हैं, और ये युगल शवादान यानी कि एक युगम में इनको यानी कि 2 जनों को एक साथ दफनाया गया है एक ही जगह पर, इसके भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। और ये टोटल 3 युगल शवादानों के हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा कोये के साक्ष्य मिलते हैं, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मृद भांड पर पंचतंत्र में वर्णित चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जो पंचतंत्र किताबें हैं उनमें जो बताया गया है चालाक लोमड़ी के बारे में, उसके साक्ष्य हमें मृद भांडों पर यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर मिलते हैं। उसके अलावा अग्निकुंड या हवन के साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य हमें या तो लोथल में मिलेंगे या फिर हम पढ़ेंगे कालीबंगा तो उसमें मिल जाएंगे। कालीबंगा जिसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ, पंजाबी का शब्द माना जाता है कालीबंगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो अग्निकुंड के साक्ष्य या हवन के साक्ष्य हमें लोथल से भी मिलते हैं, साथ ही साथ हमें कालीबंगा से भी मिलते हैं। अब घोड़े के चित्र या तस्वीर वाली मृण मूर्ति यहाँ पर मिलती है।
बेसिकली घोड़े के बारे में बात करें तो ऐसा भी माना जाता है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन इसकी जो अंतिम स्तर की खुदाई हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में, उस अंतिम स्तर की खुदाई में घोड़े के कुछ साक्ष्य हमें मिल जाते हैं। इसीलिए मान लिया जाता है कि घोड़े के साक्ष्य यहाँ मिले होंगे, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं मानी जाती है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। एक पॉइंट यहाँ छूट गया है मेरे ख्याल से, शायद मैंने नहीं बताया आपको कि ये जो बंदरगाह माना जा रहा है, तो बंदरगाह होने की वजह से यानी कि गोदीवाड़ा होने की वजह से लोथल को पत्तन नगर भी कहा जाता था, जिसमें पत्तन का मीनिंग होता है बंदरगाह, ये ध्यान रखना। तो लोथल को पत्तन नगर भी कहा जाता था। अब यहाँ पर लोथल जो है ये पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र स्थल था जहाँ पर जो मकानों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। हमने हड़प्पा पढ़ा था स्टार्टिंग में, उसमें मैंने आपको बताया था कि उनके दरवाजे जो हैं वो सड़कों की तरफ खुलते थे, आमने सामने एक दूसरे के घरों के सामने। लेकिन लोथल में उनके जो घरों के दरवाजे थे वो केवल मेन रोड या मुख्य सड़क पर ही खुलते थे। और घोड़े के बारे में हम बात कर रहे थे, ये बीच में छूट गई बात, तो घोड़े के साक्ष्यों की बात कर रहा था मैं। लोथल से हमें मृण मूर्ति मिली है घोड़े की, मोहनजोदड़ो में हम पढ़ गए थे कि घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं, और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य हमें सुरकोटड़ा से मिलते हैं। लेकिन ये सारे अंतिम चरण की खुदाई में प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। तो ऐसा मान लिया जाता है यूपीएससी के अकॉर्डिंग कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से अनजान थे या फिर वो घोड़े को नहीं जानते थे। अब लोथल जो है वो खंबात की खाड़ी के नज़दीक में भोगवा नदी और साबरमती नदी के बीच में स्थित है। बेसिकली हम बात कर लें तो भोगवा और साबरमती के यानी कि ये जो दो नदियां जा रही हैं यहाँ से, और उनके बीच में कहीं ये स्थान है, ये लोथल है। लेकिन किनारे किसके है, तो भोगवा नदी के ज़्यादा नज़दीक लग रहा है, तो भोग लगा रहे हैं हम चावल और बाजरे का, ये बात हम कर चुके हैं। अब जो लोथल जगह थी उसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, बस ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे लिए कि लोथल में दुर्ग व निचले शहर के बीच में विभाजन नहीं था, लेकिन पूरी की पूरी जो बस्ती थी वो एक प्राचीर से घिरी हुई थी, यानी कि एक उनका वो सेफ्टी पॉइंट बना हुआ था, प्राचीर बना हुआ था वहाँ पर। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये लोथल हमारा हो गया है। लोथल से हम बात कर लें बेसिकली तो क्या क्या चीज़ें मिली हैं, जैसे मैंने आपको बताया व्यापार के लिए फारस की वहाँ पर मोहर मिली है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जो मोहर है, कुछ मोहरों पर सांप के भी चित्र के मिलते हैं, सांप के चित्र मिलते हैं हमें यहाँ पर कुछ मोहरों पर। उसके अलावा हम बात कर ले तो मनके बनाने का कारखाना भी हमें यहाँ पर मिला, मनके बनाने का कारखाना। मनके की मैंने बात की, मनका क्या होता है, मनका का मीनिंग होता है मोती, छोटा सा मनका या कोई भी मोती होता है। उसके अलावा दिशा मापक यंत्र भी यहाँ पर मिलता है, यानी कि वो जहाज बंदर का बना हुआ है, नाव चलाएंगे तो नाव को लोकेट कैसे करेंगे, तो दिशा मापक यंत्र भी यहाँ पर मिला है। घोड़े की मृण मूर्ति लोथल से मिली है, हालांकि अंतिम स्तर की खुदाई पर यह मिली है, लेकिन मिली तो लोथल से ही है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, मेसोपोटामिया की मोहरें। और मेसोपोटामिया की मोहरें कैसी होती थी, तो बेलनाकार होती थी, ये ध्यान रखना हमें। और बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली कितनी हैं, तो 3 बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली हैं, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा हाथी दांत का पैमाना मिला है, हाथी दांत का पैमाना यहाँ पर हमें मिला है। ये पैमाना किस लिए यूज़ होता था, तो व्यापार में माप तोल करने के लिए हाथी दांत को वेट के तौर पर रख लेते थे कि हाँ इससे हम वेट जो है वो कर लेंगे। उसके अलावा और क्या क्या मिला है हमें, तो उसके अलावा कुछ बतख के चित्र भी मिले हैं हमें यहाँ पर, बतख के चित्र। और ये बतख के जो डायग्राम मिले हैं ये इनके जो मिट्टी के बर्तन होते थे, मृद भांड होते थे, उन पर हमें ये मिले हैं। उसके अलावा मैंने बताया था आपको पंचतंत्र पर, पंचतंत्र में वर्णित जो चालाक लोमड़ी है
चालाक लोमड़ी के चित्र मिले हैं हमें यहाँ पर। और ये किस पर मिले हैं, तो ये भी मृद भांड पर यानी कि मिट्टी के बर्तन पर ही हमें मिलते हैं ये साक्ष्य। उसके अलावा चक्की के पार्ट हमें यहाँ पर मिले हैं। चावल और बाजरा है, उसको पीसने के लिए चक्की के पार्ट भी तो मिले हैं, और ये चक्की के पार्ट कितने मिले हैं, तो 2 चक्की के पार्ट मिले हैं। उसके अलावा युगल समाधियाँ मिली हैं यहाँ पर हमें, यानी कि युगल में शवों को दफनाया गया, और ये युगल समाधियाँ कितनी मिली हैं, 3 मिली हैं। उसके अलावा मैंने बताया आपको अग्निकुंड यहाँ पर मिलेंगे, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से ही मिलेंगे। और क्या मिला है हमारे लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य हमें यहाँ पर मिलते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारे लिए लोथल। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा स्थल रहेगा कालीबंगा। पिछली वीडियोस में हमने हड़प्पा को पढ़ा, फिर मोहनजोदड़ो पढ़ा, आज की वीडियो में हमने चनुदड़ो पढ़ा, उसके अलावा लोथल पढ़ा, और अब आगे पढ़ने जा रहे हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा का क्या मीनिंग होता है, कालीबंगा मैंने आपको बताया काली चूड़ियाँ, ये एक पंजाबी वर्ड है, आपको ये मैंने बताया अभी कि ये पंजाबी वर्ड है, और पंजाबी में एक वर्ड होता है वंग, और वंग को हिंदी में कहते हैं चूड़ी, उसी से बना है काली बंगा, बंगा यानी कि काली चूड़ियाँ, ये इसका मीनिंग है। कहाँ पर है कालीबंगा, तो ये है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान में। हनुमानगढ़ का भी एक तहसील कह सकते हैं, हनुमानगढ़ की एक तहसील है पीलीबंगा, पीलीबंगा तहसील के साथ लगता हुआ एक एरिया है कालीबंगा। इसकी खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष को मैं ए से यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। कहाँ पर खोजा गया, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे जो है ये जगह पाई जाती है। घग्गर नदी में भी कहाँ पर, कालीबंगा में बै आता है, ये ध्यान रखिए। तो कालीबंगा में बै है तो बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड ये जगह पाई जाती है, घग्गर नदी के लेफ्ट साइड में। अब घग्गर नदी की बात करूं, जिसे हम प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं, या फिर घग्गर का मीनिंग नाली भी होता है, तो नाली नदी भी कहते हैं इसको, हाकरा कहते हैं इस नदी को, और उसके अलावा इसे द्वेषदती नदी भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम भी आ सकते हैं घग्गर नदी के, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। तो ये नाम आपको बता दिए हैं, इन नामों से आ जाए तो ये कालीबंगा ही आएगा ये प्लेस। अब बात करें तो इसका उत्खनन कब किया गया, तो 1961 से 1969 के बीच में इसकी खुदाई की गई बी लाल और बी के थापर के द्वारा। बी लाल ब्रिजवासी लाल और बी के थापर तो बालकृष्ण थापर इनका नाम है, बी के थापर का। इसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। अब ए और बी मैंने आपको बताया है, तो ए और बी से मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है कि ए ने तो इसको क्या किया, ए ने इसको खोजा और बी ने खोदा। खोदा यानी कि खुदाई की, उत्खनन किया। तो ए यानी कि अमलानंद घोष ने इसको खोजा, और बी यानी कि बीबी लाल और बी के थापर यानी कि ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, इन्होंने इसकी खुदाई करवाई। और खुदाई कब कब हुई, 1961 से शुरू होकर 1969 तक इसकी खुदाई हुई कुछ चरणों में। बी ने खोजा, बी ने बाईं ओर खोजा, यानी कि घग्गर नदी के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड इसकी खुदाई हुई थी। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। अब बात करें तो राजस्थान में जो सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है, तो कालीबंगा है। बहुत से स्थलों की को खोजा गया है इस सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक ही स्थल मिला है, एक ही जगह मिली है। वो भी कहाँ पर, हनुमानगढ़ नाम के ज़िले में। कौन सा स्थल है ये, तो कालीबंगा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया, तो क्या होता है, काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ यहाँ पर मीनिंग है, तो यहाँ का चूड़ी उद्योग जो है वो प्रसिद्ध था, यानी कि ये भी एक औद्योगिक नगर था। चूड़ी उद्योग आ गया तो उद्योग तो है ना यहाँ पर, तो ये भी एक औद्योगिक नगर था। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करते हैं तो ऊँट की अस्थियों के भी यहाँ पर हमें साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करें, कोई ऊँट है
ऊँट बेसिकली रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है, टिब्बों में पाया जाता है। तो ऊँट है, ऊँट कौन सा लेना है हमने, कुब्बड़ वाला, यानी कि कोई ऊँट है उसका पीठ का भाग थोड़ा यूँ ऊपर उठा हुआ होता है, कुब्बड़ वाला। तो कुब्बड़ वाला ऊँट है, वो ऊँट जा रहा है रेगिस्तान में और जा रहा है, अचानक से बीच में ऊँट जो है वो बैठता है, तो इस पे बैठा हुआ बंदा कुब्बड़ से टकराकर और नीचे गिर जाता है। तो उस बंदे के लिए क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो भूकंप के साक्ष्य हमें कहाँ मिलेंगे, कालीबंगा में मिलेंगे। अब उसके अलावा दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिलते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य वो भी विश्व में एकमात्र कालीबंगा में ही मिले हैं, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि पूरे वर्ल्ड में एकमात्र कालीबंगा ही है जहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य, वो भी कौन से, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा खेत जोत रहे हैं तो लकड़ी का हल है, यहाँ पर हल है, हल कौन किस तरह का है, तो वो लकड़ी का बना हुआ हल है, ये भी हमें यहाँ ध्यान रखना है। और ये फसल बो रहे हैं, लेकिन मतलब खेत हैं तो खेत में फसल तो बोएंगे ही, और फसल भी दो बो रहे हैं, तो एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य भी हमें कहाँ मिलते हैं, तो वो भी हमें कालीबंगा में ही मिलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर वृषभ या बैल की मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं, वृषभ को ही बैल कहते हैं। और यहाँ पर कुएं के भी साक्ष्य मिलते हैं। जो कुएं के साक्ष्य हम देखते हैं तो कालीबंगा में लगभग घरों में हर एक तीसरे घर में जो है वहाँ पर कुएं जो है वो पाए जाते थे। लगभग हर एक तीसरे घर के सामने कह सकते हैं, हर एक तीसरे घर में कह सकते हैं, तो वहाँ पर कुएं पाए जाते थे। और अभी मैंने बात की उत्खनन हुआ इसका 1961 से 1969 के बीच, तो यहाँ पे जो उत्खनन है वहाँ से हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है उसके उस युग के टोटल 5 स्तर मिलते हैं, यानी कि 5 स्तरों की खुदाई यहाँ पर मिलती है कि ये 5 स्तरों में था। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं तो कालीबंगा से प्राग हड़प्पा कालीन और साथ ही साथ हड़प्पा कालीन अवशेष भी मिलते हैं कुछ कुछ। कालीबंगा में जो मकान है वो कच्ची ईंटों के मिलते हैं। अब कच्ची ईंटों के हैं मतलब यहाँ पर लोग कैसे थे, गरीब थे, और लोग गरीब हैं इसीलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कहलाती थी। दीनहीन बस्ती यानी कि गरीबों की बस्ती, यानी कि यहाँ पर गरीब लोग रहते थे, दीनहीन बस्ती थी कालीबंगा, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं हमें। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कालीबंगा से। ये मैंने आपको ऊंट के एग्जाम्पल से रिलेट करके बता दिया है। और कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था, तो दशरथ शर्मा जी ने इसे कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो स्टुअर्ट पिकट साहब ने कहा था। उसके अलावा यहाँ पर अलंकृत फर्श के भी साक्ष्य मिलते हैं। हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो लोथल में मिलेंगे और कालीबंगा में मिलेंगे। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिलती हैं, यहाँ पर भी व्यापार होता होगा फिर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल के आता है कि कालीबंगा से हमें मातृ देवी की मूर्तियाँ नहीं मिलती। अब कालीबंगा से जल निकासी प्रणाली के प्रमाण जो है वो अस्पष्ट मिले हैं, यानी कि यहाँ पर जल निकासी सुविधा कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए यहाँ की नालियाँ कैसी थी, लकड़ी की। तो यहाँ पर कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ हमें मिलती हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कालीबंगा से 3 टाइप के शवादान के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो आंशिक शवादान, एक पूर्ण शवादान और एक दाह संस्कार। अब आंशिक शवादान यानी कि कोई भी शव है उसे या तो खेत में या फिर जंगल में छोड़ दिया जाता था जानवरों के भक्षण के लिए, कि जानवर जो है इसे आकर खा जाएंगे। पूर्ण शवादान यानी कि उस शव को पूरी तरह से ज़मीन में दफनाया जाता था, गाड़ दिया जाता था। और दाह संस्कार यानी कि उसे पूरे तौर तरीके से अच्छे से जलाया जाता था। तो कालीबंगा से जो है शवादान के 3 साक्ष्य मिलते हैं हमें। अब कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहां दोनों दुर्ग टीले मिले, यानी कि दोनों टीले, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला,
वो दुर्ग टीले ही थे, और पश्चिमी टीला जो यहाँ था वहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो उससे क्या पता लगता है कि सैंधववासी जो थे उनकी जो यज्ञ प्रथा और पशु बलि जो है वो वहाँ पर हुआ करती थी। जैसे बाहुबली में ये चीज़ दिखाई गई है कि वो कोई भी जैसे युद्ध लड़ने जा रहे थे या फिर राजा बनाया जा रहा था जब बल्लाल देव को, तो वहाँ पर उसकी पशु की बलि दी जाती है। तो इस चीज़ के साक्ष्य भी जैसे एग्जाम्पल मूवी में है उसी तरह यहाँ पर हमें साक्ष्य मिलते हैं। अब कालीबंगा भी कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे यहाँ पर मिट्टी का हल भी मिला है। उसके अलावा हम यहाँ देखें तो लकड़ी की बैलगाड़ी मिली है, लकड़ी की बैलगाड़ी। और यहाँ पर खिलौना गाड़ी मिली है, खिलौना गाड़ी भी मिली है यहाँ पर। यहाँ पर ऊँट की अस्थियाँ भी मिली हैं, ऊँट की अस्थियाँ। यहाँ पर शल्य क्रिया के प्रमाण मिले हैं, यानी कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। और एक यहाँ पर जल पात्र मिला है बड़ा सा, और ऐसा लगता है कि ये कहाँ का है, ईरान का है। यहाँ पर चूल्हा भी मिला है, जैसे हमारे करंट टाइम में तंदूर होते हैं वैसा यहाँ पर चूल्हा मिला है, वो भी जैसे ईरान में आजकल चूल्हे हैं, शेप है उसकी, उस तरह का चूल्हा वहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर क्या मिलता है, तो और कोई भी कमरे हैं कुछ, उनमें चित्रित टाइलें मिलती हैं। यहाँ पर चित्रित टाइल, यानी कि वो उस टाइम चित्रकला को जानते थे लोग। उसके अलावा यहाँ पर 7 वेदिकाएं मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं, वेदिकाएं। और यहाँ पर कपड़ा मिला है जिसमें उस्तरा है, तो कपड़े में उस्तरा मिला है यहाँ पर। और यहाँ पर देखें तो पक्की मिट्टी का पैमाना भी यहाँ पर मिलता है हमें, पक्की मिट्टी का पैमाना। और यहाँ पर अलंकृत फर्श जैसे मिला है, तो यहाँ पर अलंकृत ईंटें भी मिली हैं। और ये अलंकृत ईंटें यानी कि टूटी हुई ईंटें, और ये भी कैसी, नकाशीदार, यानी कि इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग की गई है। और यहाँ पर युगल समाधियाँ मिली हैं, जैसे युगल शवाधान वाली बात है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, लकड़ी की नालियाँ। और यहाँ पर वस्त्र के छापे मिले हैं। और यहाँ पर चावल जो मिला है, कुछ भुना हुआ चावल भी यहाँ पर मिला है कालीबंगा में। कालीबंगा है, कालियाँ चूड़ियाँ हैं, काली चूड़ियाँ है, तो चावल भी कैसा है, थोड़ा भुना हुआ काला सा चावल है। और यहाँ पर अग्निकुंड भी मिला है। अग्निकुंड बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से मिले हैं पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कालीबंगा में पाई जाती हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्थलों के, जो मैंने अभी आपको बताए। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कवर करेंगे। जय हिंद।